गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम शुरुआत करने जा रहे हैं सीरीज प्रहार, कंप्लीटली डेडिकेट है जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स, जिसे हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं। ये सीसेट वास्तविक रूप में यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें पेपर 2 के नाम से रखा गया नाम है। अब सवाल यह है कि दिन बहुत कम बचे हैं, 40 दिन बचे हुए हैं, तो ये अंतिम प्रहार है, ये अंतिम वार है। सीसेट के उन विद्यार्थियों के लिए मेरी अंतिम पूरी प्रयास, मेरा कोशिश है ये कि उन विद्यार्थियों का भी सिलेक्शन हो जाए जो सीसेट में फेल हो रहे थे। इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे 6 से 7 टॉपिक रीजनिंग के, कंप्लीट कॉम्प्रेंशन और 4 से 5 टॉपिक मैथ्स के। जो टॉपिक मुझे लगता है कि सीसेट में जगह बनाते हैं, जिन टॉपिकों को करने के बाद सीसेट के 40-45 प्रश्न हम बड़े आसानी से लगा सकते हैं, मैं उन टॉपिकों को इस प्रहार सीरीज में कवर करूंगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं 1 सितंबर से, आज से सीसेट का। जो लाल लाली सीसेट कर चुके हैं वो इसे रिवीजन के दृष्टिकोण से देखेंगे, जिन्होंने सीसेट नहीं किया है वो इसे अंतिम वार के रूप में देखेंगे, और जिनका सीसेट बहुत वीक है वो इस सीरीज को 2-2 बार कवर करके अपने प्रीलिम्स को सिक्योर करेंगे। शुभारंभ कर रहे हैं प्रहार सीरीज सीसेट। एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर आप कदम कदम बढ़ाए जा और आरंभ है प्रचंड को देख सकते हैं। अपने तैयारी की शुरुआत भारत की सबसे बड़ी एनर्जेटिक टीम के साथ कर सकते हैं। इस समय अनअकैडमी पर यदि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो MK लाइव रिफर कोड जरूर उपयोग करिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की भी सुविधा मिलती है। MK लाइव रिफर कोड हमेशा यूज करते चलिएगा। यदि आप संडे के दिन स्कॉलरशिप टेस्ट देते तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्कॉलरशिप टेस्ट में MK लाइव रिफर कोड यूज करिएगा। सितंबर से कई सारे नए बैच बनाए जा रहे हैं। अनअकैडमी चुनौती हमारी एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है, 10 प्रश्न होते हैं, इसे जरूर देते चलिएगा। और हम लेकर आ रहे हैं 22 अक्टूबर से फाउंडेशन कोर्स, कंप्लीट 1750 अंकों की तैयारी, वो भी यूनिट वाइज। एक्सक्लूसिवली केवल भारत के इकलौते एजुकेटर जो यूनिट वाइज तैयारी के लिए जाने जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग, किताबों के अकॉर्डिंग नहीं, विषय के अकॉर्डिंग नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग। शुक्रवार के दिन हमारे 2 मैराथन आएंगे। एक तो कला और संस्कृति पर क्लासेस शुरू होगी, इसमें लगभग हमारे 8 वीडियो आएंगे, 8 वीडियो की सीरीज होगी। और जो दूसरा है मध्यकालीन भारत, इसमें हमारी कहानी की शुरुआत होगी। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं हम आज की कक्षा का सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पेपर को कहते हैं। मैं संक्षिप्त में आपको एक नजर दिखा दूं कि हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। ये मेरा दृष्टिकोण है, पिछले 10 वर्षों के अनुभव के बाद मैं ये कह सकता हूं कि हां, इस जगह से सवाल बनते हैं। कई सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर डाटा इंटरप्रिटेशन, तो मेरा सजेशन व्यक्तिगत रूप में होता है कि DI तभी करना जब तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो। जबरदस्ती से सिलेबस में सवाल आते कभी नहीं आते हैं और मुझे DI पढ़ना है, ये रट मत लगा लेना, क्योंकि मेरा अनुभव भी थोड़ा सा उपयोग कर लिया करिए। मैं जानता हूं कि कौन सी चीजें इस आखिरी के समय में आपकी मदद कर पाएगी और किन चीजों के माध्यम से हम अपने सीसेट के पेपर को बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, हम 3 विषय इसमें कवर कराने वाले हैं। डेली क्लास होगा और इन 3 विषयों में सबसे पहले हम रीजनिंग को कवर करेंगे। रीजनिंग के लिए मैं समय थोड़ा सा ज्यादा लूंगा, लगभग 7 दिनों की कक्षा रीजनिंग की होगी। कॉम्प्रेंशन पर उसके बाद हम क्लास लेंगे जिसमें लगभग 3 दिन की क्लास होगी, और 5 दिनों की कक्षा या 6 दिनों की कक्षा मैं मैथ्स के सब्जेक्ट पर लूंगा, मैथ्स के विषय पर लूंगा,
जिसमें हम कवर करेंगे मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इजी भी हैं और हमारे लिए आसानी से बहुत सारे प्रश्न कवर कर देगा। तो सीसेट में रीजनिंग 7 दिन चलेगा, 3 दिन कॉम्प्रेंशन चलेगा, 6 दिन मैथ्स चलेगा, 16 दिन की क्लास होगी और इसमें 2 पेपर मैं सॉल्व करके दे दूंगा ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हां अब हम पेपर हल करना शुरू कर चुके हैं। सीसेट में क्वालिफाइंग होने के लिए 80 सवालों में 27 प्रश्न करने जरूरी हैं, या मैं कहूं कि 200 अंकों का यदि प्रश्न पत्र है तो हमें 66 अंक लाने जरूरी है। यदि प्रश्न के बेसिस पर बात करें तो 27 प्रश्न सही होने चाहिए। कुछ गंदे मास्टरों ने अफवाहें फैला दी हैं कि 27 कौन सी बड़ी बात है। उन गंदे मास्टरों को एक और शब्द मैं कह दूं कि यूपीएससी में हर एक प्रश्न अपने आप में एक बड़ी बात होती है, इसलिए 27 प्रश्न माइनस मार्किंग कट पेस्ट होने के बाद सही होने चाहिए। 27 प्रश्न का मतलब 66 अंक न्यूनतम आने चाहिए। हमें 150 अंकों की जरूरत नहीं है, हमें 200 अंकों की जरूरत नहीं, हमें 100 नंबर भी नहीं चाहिए, हमें 66 नंबर चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हम 100 अंकों का टारगेट लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 100 अंक की तैयारी करेंगे तो 66 की उम्मीद करेंगे, 66 की तैयारी करेंगे तो 40 नंबर अपने घर पर लेकर आएंगे और अड़ोसी पड़ोसी से कहेंगे कि मेरा जीएस तो बहुत बढ़िया गया था, मैंने कट ऑफ या टॉपर से भी ज्यादा नंबर लाए थे लेकिन मेरा सीसेट फेल हो गया। कहने के लिए, बताने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम जानते हो कि सच्चाइयां यही है कि तुमने तैयारी सही ढंग से नहीं की थी। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए रीजनिंग की। रीजनिंग में मैं जो टॉपिक कवर कराऊंगा आपको वो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूंगा कि जैसे कई सारे विद्यार्थियों के मन में है कि सर आपने बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं, तो जो बचे हुए टॉपिक है वो कवर करा दीजिए। बचे हुए टॉपिक में से सवाल आने चाहिए, पर मैं जानता हूं कि रीजनिंग में यूपीएससी ने पिछले 10 वर्षों में सवाल कहां से ज्यादा पूछे हैं। मैं उन टॉपिकों को कवर करने का लक्ष्य लेकर बैठा हूं। हम रीजनिंग में सबसे ज्यादा या सबसे पहले कवर करेंगे, जैसे कि बहुत कॉमन सवाल आते हैं डाइस पर, क्लॉक पर, कैलेंडर पर। तो डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन पर भी कंफर्मली सवाल आता है, रैंकिंग पर सवाल आता ही है। तीसरा सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट पर सवाल आते हैं। चौथा पजल, पजल में हम ब्लड रिलेशन को भी कवर कर लेंगे क्योंकि ब्लड रिलेशन पर भी सवाल आते हैं। और जो 5वां टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ मैथमेटिकल सवाल आते हैं, जिन्हें कहा जा सकता है कि अरिथमेटिक रीजनिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग, ये टॉपिक हम कवर कर देंगे। अब इसमें के अलावा कि किसी लाल लाली को लगता हो कि सर सिलोजिज्म भी कवर करा दीजिए, तो आप भी जानते हैं कि इस अंतिम घड़ी में सिलोजिज्म जैसे टिपिकल टॉपिक को यदि मैं समझाना चाहूं तो मुझे 3 क्लासेस देनी पड़ेगी और इतना समय यूपीएससी के 2021 के विद्यार्थियों के पास नहीं है। सिलोजिज्म पर 2 सवाल आने की उम्मीद हम करते हैं, लेकिन ये वो सेगमेंट है जहां से सवाल आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मैं आप लोगों को फिर याद दिला दूं कि सिलोजिज्म मैंने एग्जाम रस पर करवाया है। इस पूरे के पूरे YouTube में उस सिलोजिज्म से बेहतर सिलोजिज्म पूरे ऑफलाइन ऑनलाइन में कहीं मिल जाए तो मुझे भी सूचित करिएगा। सिंपल सा टारगेट बता दूं कि हमें कवर करने हैं कुल इतने टॉपिक रीजनिंग में। जिन्होंने किया है कवर वो भी यही करेंगे, जिन्होंने नहीं कवर किया है वो भी यही करेंगे, और ये अंतिम प्रयास है। इसमें से मैं ये उम्मीद करता हूं कि लगभग 15 प्रश्न यूपीएससी में हम इस टॉपिक से कवर कर लेंगे। हाँ, इसमें एक टॉपिक मैं जरूर कवर करना चाहूंगा, एक्स्ट्रा अगर करना है तो कथन और निष्कर्ष पर कई बार प्रश्न आते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर कई बार प्रश्न आते हैं, तो कथन और निष्कर्ष जैसे टॉपिक को हम इसमें जोड़ सकते हैं। पर जैसे आप कहेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर YouTube पर उपलब्ध कराया गया है, इसके अलावा कोई टॉपिक आपको करना है तो YouTube पर एक बार तो सर्च कर लो, मधुकर कोटवे
डायरेक्शन टेस्ट, मधुकर कोटवे, डाइस, मधुकर कोटवे, काउंटिंग ऑफ फिगर, आपको YouTube खुद बता देगा कि इस मास्टर ने वो टॉपिक कंप्लीट कराया है या नहीं। तो जिन भी टॉपिकों को आपको लगता है कि और भी करा दीजिए, तो वो टॉपिक ऑलरेडी हैं। YouTube की खूबसूरती है कि रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध रहती हैं, वो 2 साल 3 साल पुरानी भी क्यों ना हो। शुभारंभ कर रहे हैं हम आज पहले टॉपिक से। हम पहले कवर करेंगे डाइस, डायरेक्शन और रैंकिंग को, फिर कवर करेंगे क्लॉक और कैलेंडर को, फिर कवर करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट को, कथन निष्कर्ष को, और अंतिम रूप में कवर करेंगे पजल जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनते चलना, कोई प्रैक्टिस नहीं करने की जरूरत है। मेरी क्लास अगर प्रॉपर ढंग से आप कर रहे हैं तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ध्यानपूर्वक सीखना, कमेंट्स को साइड में रख देना, बिल्कुल कमेंट्स रोक देना। जब मैं प्रश्न पूछूं उस समय कमेंट्स करिएगा। ऑफलाइन जैसा क्लास में बैठिए, दावे के साथ कह रहा हूं 1.5-2 घंटे में, 1 घंटे में इतना ज्ञान देकर चला जाऊंगा जितना तुम 24 घंटे भी यूट्यूब खंगाल लोगे तो प्राप्त नहीं हो पाएगा। चीजों पर केवल ध्यान देते चलिएगा। पासा, डाइस, हम जानते हैं कि पासे पर सवाल बड़े लॉजिकल और सिंपल बनते हैं और लगभग पिछले 10 वर्षों में यूपीएससी ने 9 से 10 सवाल पूछ लिए हैं। सिंपल सा टॉपिक है, समझने जैसा टॉपिक है। शुरुआत कर रहे हैं डाइस पासे की। इधर ध्यान देंगे सभी लाल लाली। पासे की अगर मैं बात करूं तो पासा एक घन आकार की आकृति होती है और इस घन आकार की आकृति में कई बार नंबर, अल्फाबेट या फिर कई प्रकार की अन्य चीजें मेंशन की जाती हैं। पर परीक्षक जब परीक्षा में आपसे पासे पर प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न में परीक्षक कुछ इस प्रकार का चित्र प्रस्तुत करता है पासे का, जिसमें आपको केवल 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि ये रिमोट है जो पासा है, तो इस पासे में ये ऊपरी सतह है और ये निचली सतह है। इन दोनों सतहों को एक दूसरे की विपरीत सतह कहते हैं। इन दोनों सतहों को एक दूसरे की विपरीत सतह कहते हैं। इन दोनों सतहों को एक दूसरे की अपोजिट सरफेस कहते हैं। लेकिन इस सतह का इस सतह के साथ जो संबंध होगा वो निकटतम का कहलाएगा, एडजेसेंट का कहलाता है। तो पासे में एक सतह के विपरीत एक सतह होती है और निकटतम में 4 सतह होती है। जैसे ऊपरी सतह के विपरीत ये निचली सतह है एक सतह, लेकिन उसके निकटतम में दाहिनी ओर, उसके सामने की ओर, पीछे की ओर और बाई ओर आपको कुल तरीके से 4 सतह निकटतम में दिख जाएगी। तो पहला नियम ये होता है या पहली बात ये होती है कि पासे में एक सतह के विपरीत एक सतह होती है, जबकि निकटतम में 4 सतहें विद्यमान होती हैं। कोई भी इस दुनिया का पासा हो, जनरली पासे में यदि हम बात करें तो नंबर मेंशन होते हैं, डॉट मेंशन होते हैं, लेकिन परीक्षक अपना पासा जब बनाएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो ABCD भी इसमें उपयोग कर सकता है। वो चाहे तो किसी प्रकार का सिंबल भी उपयोग कर सकता है। हमें वो कोई भी प्रश्न पूछे, हमसे वो कहेगा कि इसके विपरीत कौन है, हम बड़े आसानी से उसमें बता सकते हैं कुछ नियमों की मदद से कि यदि पासे में ऐसे चित्र हैं तो कौन किसके विपरीत होगा। इस दुनिया में पासे की यदि हम बात करें तो पासा बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है मानक पासा, एक कहलाता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है साधारण पासा, एक कहलाता है नॉर्मल डाइस। मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक नजर देख लेते हैं। कभी भी मार्केट से यदि आप डाइस परचेस करने जाओगे तो वो हमेशा स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस? मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों की संख्याओं का योग हमेशा 7 होता है। किसी भी मानक पासे में यदि हम अपोजिट नंबर्स की बात करेंगे तो उन अपोजिट सरफेस का जोड़ हमेशा 7 आएगा।
मतलब किसी भी मानक पासे में ऊपर की सतह और नीचे की सतह का जो जोड़ होगा वो हमेशा ही 7 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मानक पासे में हमेशा 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि केवल इन्हीं परिस्थितियों में विपरीत सतहों की संख्याओं का योग हमेशा 7 होता है। किसी भी स्टैंडर्ड डाइस में, किसी भी मानक पासे में हमसे जब भी कोई पूछना चाहे तो उस गरीब से कहिएगा कि जाओ एक ऐसा पासा बना दो जिसमें ऊपरी सतह और निचली सतह, सामने की सतह, पीछे की सतह, दाहिनी सतह और बाईं सतह, इन सब के सतहों में जो भी नंबर आएंगे उनका जोड़ 7 आना चाहिए। मतलब 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 होना चाहिए। ऐसे किसी भी पासे को इस दुनिया में मानक पासे के नाम से जाना जाता है। इस पर प्रश्न बनने की संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि परीक्षक जानता है कि यहां सब कुछ तय है, पता है कि कौन किसके विपरीत रहेगा। परिणाम स्वरूप कभी भी परीक्षक मानक पासे पर प्रश्न पूछने की जनरली कोशिश नहीं करता। हमें पढ़ना है साधारण पासा जिस पर सवाल बनते हैं। वैसी भी जिंदगी में मानक और स्टैंडर्ड लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, साधारण लोग जीवन में दुख उत्पन्न करते हैं। आइए इन साधारण लोगों के दुखों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो साधारण पासा, जिसे हम नॉर्मल डाइस भी कहेंगे या इसे गैर मानक पासा भी कहा जाता है, साधारण पासे को नॉन स्टैंडर्ड डाइस, गैर मानक पासा भी कई बार कहा जाता है। गैर मानक पासा कई बार कहा जाता है। परिभाषा क्या है? ऐसा पासा जिसमें किन्हीं भी 2 निकटतम सतहों की संख्याओं का योग 7 होगा। यदि पासे में विपरीत का योग 7 है तो मानक, और यदि नजदीक का जोड़ 7 है तो साधारण। If in the dice sum of any two adjacent surface is 7, then this dice is a normal or non-standard dice. अगर किसी भी पासे में किन्हीं भी 2 निकटतम सतहों की संख्याओं का योग, आइए मैं थोड़ा जीवन और सरल कर देता हूं। पासे का चित्र अपनी कॉपी में ऐसे बनाइएगा, बीच की लाइन बड़ी बनाइएगा, 2 छोटी लाइनें बनाइएगा, और देख सकते हैं आप लोग कि कोई भी चित्र, आप जितने मैं चित्र यहां बना रहा हूं, उन सभी चित्रों की खूबसूरती यही होगी कि उन सभी चित्रों में किन्हीं भी 2 नजदीक सतह का योग आपको गारंटेड 7 दिखाई देगा। किन्हीं भी 2 नजदीक सतह का योग आपको गारंटेड 7 दिखाई देगा। कोई भी चित्र देख सकते हैं आप लोग, तो हर चित्र में आपको कहीं ना कहीं जोड़ 7 दिखाई देगा। लाल लालियो, बड़ा जीवन सरल है, और इसका आनंद लीजिए कि इतना जीवन सरल है कि कहीं पर भी नजदीक का योग अगर आपको 7 दिख रहा है, आपकी आंखों को 7 दिख जाए तो 7 से साधारण हम कहेंगे कि यह साधारण पासे के चित्र है। यदि आंखों को जोड़ 7 नहीं दिखता हो तो हम उसको मानक पासा कह सकते हैं। लेकिन साधारण पासे की खूबसूरती है कि नजदीक का जोड़ आंखों को कभी न कभी 7 दिखेगा, और अगर 7 दिख रहा है तो हम कहेंगे कि वो साधारण पासा है। साधारण पासे की दिक्कत क्या है भाई? साधारण पासे की दिक्कत यह है कि हमें दिख तो रहा है कि वो साधारण पासा है, लेकिन साधारण पासे में यह कहीं नहीं बताया गया कि किसी पर्टिकुलर नंबर के विपरीत क्या होगा। जैसे मानक पासे में 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है, वैसे साधारण पासे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। साधारण पासे में कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत हो सकता है, और इसीलिए परीक्षक आपको चित्र 2 देता है और पूछता है कि इस दिए गए चित्र में 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो साधारण पासे में विपरीत कंफर्म नहीं है, लेकिन साधारण पासे में कंफर्म है कि नजदीक का जोड़ 7 हो सकता है। साधारण पासा अल्फाबेट का भी साधारण पासा बनेगा, वहां जोड़ वाला कोई नियम नहीं है। मानक पासा केवल नंबरों में बनता है, इसके अलावा दुनिया के जितने पासे आप देखेंगे प्रश्न के रूप में सब साधारण पासे रहेंगे। तो इन पासों के लिए हम नियम पढ़ते हैं,
ताकि प्रश्न का आंसर बड़े आसानी से दे सके। तो शुरुआत करते हैं साधारण पासे के नियमों की। इस दुनिया में यदि आपको कहीं भी किसी भी साधारण पासे का प्रश्न हल करना हो तो मैंने अपने 3 नियम बनाए हैं, जिसे मैं गोल्डन रूल कहता हूं। गोल्डन रूल, सुनहरे नियम है ये। इस पृथ्वी पर जिसे वो 3 नियम पता हैं, वो लाखों प्रश्न हल कर ले पासे के, किसी भी व्यक्ति की औकात नहीं है कि तुम्हें उन साधारण पासों के प्रश्न में उलझा सके। आइए देखते हैं सबसे पहला नियम। उस नियम का नाम मैंने रखा है निकटतम का नियम। अंग्रेजी में मैं इसे कहता हूं एडजेसेंट रूल। रूल ऑफ एडजेसेंट या एडजेसेंट रूल, निकटतम का नियम। बड़ा सिंपल नियम है। नियम कहता है कि जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। एडजेसेंट नंबर नेवर कम ऑन द अपोजिट सरफेस। जो भी संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। मैं आपको एक छोटी सी बात बस ये बताना चाह रहा हूं कि पासे में जब कोई पर्टिकुलर नंबर यूज किया जाता है किसी सतह पर, तो वो केवल एक बार यूज किया जाता है। किसी पर्टिकुलर सतह पर 4 लिख दिया तो 4 अब कहीं और थोड़ी आएगा। तो मेरा भी नियम यही कहना चाह रहा है कि कोई भी संख्या जो कहीं निकटतम आपको दिख रही है वह फिर से विपरीत तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पासे में किसी एक नंबर का यूज केवल एक ही बार होता है। तो किसी भी पासे में जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। एडजेसेंट नंबर नेवर कम ऑन द अपोजिट सरफेस। मान लीजिए कि हमें प्रश्न पूछा जाए एग्जामिनर के द्वारा कि दिए गए पासे के चित्र में कौन सी संख्या किसके विपरीत होगी। पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या किसके विपरीत होगी, या फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए पासे के चित्र में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अपोजिट ऑफ 4, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। और जो लोग रीजनिंग को, सीसेट को कठिन समझते हैं उनको समर्पित है ये सवाल। जीवन इतना भी संकटपूर्ण ना हो कि ऐसी घटिया चीजें मस्तिष्क में तनाव पैदा कर ले। आइए जरा देखना 4 के विपरीत। मेरा नियम कहता है जो नजदीक होता है वो विपरीत नहीं होता। तो सर 4 के नजदीक 2 हैं, ये तो नहीं होगा। 4 के नजदीक 3 हैं, ये तो नहीं होगा। 4 के नजदीक 1 हैं, ये तो नहीं होगा। 4 के नजदीक 6 हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही चित्र एक ही पासे के हैं प्रश्न में। तो 1 2 3 6 नहीं होगा। तो सर 4 के विपरीत तो केवल और केवल 5 ही हो सकता है। फिर से हल कर रहा हूं लाल लालियों, मैं फिर से हल कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि 4 के विपरीत क्या होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 के विपरीत 2 और 3, 1 और 6 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सर? क्योंकि 2 और 3 दिख रहे हैं, क्या वो फिर से 4 के पीछे भी होंगे? 1 और 6 दिख रहे हैं, क्या वो फिर से 4 के पीछे, 4 के नीचे वाली सतह पर होंगे? जी नहीं। जो नजदीक होता है वह विपरीत नहीं आ सकता है। बस सिंपल सा नियम लगाकर उत्तर बता दीजिए। यदि आप लोग मेरी बात समझ पाए हैं तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए पासे में अक्षर बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा यदि ए से लेकर एफ तक के अक्षरों का उपयोग यहां किया गया हो। ए से लेकर एफ तक के अक्षरों का यदि यहां उपयोग किया गया हो तो लाल लालियों आपको बताना है कि बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। आपको बताना है कि बी के विपरीत का अक्षर क्या होगा। जीवन बहुत सरल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से जिए। उनके जीवन में दुख आएगा जो जीवन को कठिन करने जा रहे हैं। जो मेरी बातों को ध्यान दे रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सिंपल सवाल होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे नहीं पता
कि बी के विपरीत क्या होगा सर, लेकिन बी के विपरीत ए और डी तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी के विपरीत ई और एफ भी नहीं होगा, तो गारंटेड सर बी के विपरीत तो सी ही हो सकता है। एक आखिरी सवाल फिर कर लेते ताकि घर पर प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े। दिए गए पासे में आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 1 6 4 2 3 6। आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। आखिरी रिवीजन चल रहा है ये, तो हम इतना प्रैक्टिस यहीं पर कर लेंगे कि घर पर कोई काम नहीं रखेंगे, कोई एक सिंगल सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर प्रॉपर तरीके से समझ लेना, पढ़ लेना, मेरा व्यक्तिगत गारंटी है इससे ज्यादा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं और इससे ज्यादा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर जब पूछे तब तुम उत्तर देने के लिए तैयार हो चुके हो। अद्भुत अद्भुत। हम कहेंगे कि नहीं सर हमें कुछ नहीं पता कि 6 के विपरीत क्या होगा, लेकिन आपका नियम कहता है कि 1 तो नहीं हो सकता, 4 तो नहीं हो सकता, 2 तो नहीं हो सकता, 3 तो नहीं हो सकता, 1 2 3 4 नहीं हो सकता है, तो 6 के विपरीत केवल एक ही नंबर बच सकता है और वो है 5। पहला नियम बड़ा सरल सिंपल सा कहना चाहता है कि जो संख्या नजदीक होगी वो फिर से विपरीत नहीं आ सकती है, इसलिए नजदीक वाले को छोड़कर देख लो बच क्या रहा है। आइए दूसरे नियम पर आते हैं। पूरे रीजनिंग की दुनिया का सबसे सिंपल नियम है मेरा दूसरा नियम, जिसे मैं कहता हूं उभयनिष्ठ का नियम, कॉमन रूल। उभयनिष्ठ का नियम, कॉमन रूल। उभयनिष्ठ का नियम अंग्रेजी में कॉमन रूल। इस नियम से जल्दी, इस नियम से फास्ट इस दुनिया में कोई आंसर नहीं ला सकता है। कहना क्या चाहता है नियम? नियम कहता है कि यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो, यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो बची हुई दोनों संख्याएं विपरीत कह देना। बची हुई दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत ही होगी। इफ इन द टू डायग्राम ऑफ डायस टू नंबर इज कॉमन, then remaining two numbers are always opposite to each other। यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हैं, तो शेष बची दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी, विपरीत मानी जाएगी, विपरीत ही रहेगी। यदि दो नंबर कॉमन है तो इस नियम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सबसे फास्ट आंसर। प्रॉब्लम है नियम तभी लगेगा जब दो लोग कॉमन हैं। अगर दो लोग कॉमन नहीं हैं तो यह नियम बकवास है, इस नियम का यूज हम नहीं कर सकते। बहुत ही बेहतरीन नियम है। क्या कहता है भाई ये नियम? ये नियम कहता है कि यदि पासे के दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन हैं, दो नंबर कॉमन हैं, तो बची हुई दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। मुझे नहीं पता प्रश्न क्या बनने वाला है, मुझे नहीं पता कि प्रश्न क्या पूछा जाने वाला है, लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे पढ़ाया है तो मुझे कंफर्मली पता हो गया है कि 5 और 3 अगर कॉमन है तो इस बनाए गए चित्र में 2 के विपरीत 4 ही होगा। मुझे नहीं पता प्रश्न क्या था, लेकिन मैं तो इस चित्र को देखते ही इतना सीख गया कि 2 के विपरीत 4 होगा। यदि परीक्षक पूछता कि 2 के विपरीत क्या है तो मैं कह देता कि 4 है। 4 के विपरीत क्या है तो मैं बता देता कि 2 है। एग्जामिनर सोच समझकर प्रश्न बनाएगा। तुम अपने दिमाग में अभी ये मत लाना सर 3 के विपरीत पूछ लेगा तो ठीक है, 3 के विपरीत जब पूछेगा तब बता दूंगा मैं कि क्या करना है, पर अभी तो वो 2 के विपरीत पूछ रहा था। फिर से लाल लालियो इधर ध्यान दीजिएगा। अभी दिए गए पासे के चित्र में आपसे पूछा गया है कि रुपए के विपरीत कौन सा सिंबल होगा। रुपए के विपरीत कौन सा सिंबल होगा इस दो चित्र में। यदि हम आपसे कहें तो आपको क्या लगता है कि रुपए के विपरीत कौन सा सिंबल होगा? इससे ज्यादा जिंदगी सरल नहीं हो सकती है और इससे ज्यादा जिंदगी में आनंद कभी आ भी नहीं सकता है, क्योंकि रीजनिंग की अपने आप में बहुत अद्भुत खूबसूरती है। 100% की रुपए के विपरीत अगर कुछ आएगा, रुपए के विपरीत अगर कुछ आएगा, तो बस मेरा नियम यह कहना चाह रहा है
कि अगर दो लोग कॉमन हैं फिर वो दो लोग कोई भी हो वो हमेशा ही विपरीत होंगे। अब दिमाग में ये मत लाइए सर ये स्टैंडर्ड है, मानक है, सब साधारण है। मानक की बात केवल नंबरों में आती है, सब साधारण है। अब सीखने की मुद्रा में रहिएगा। इस समय अपने दिमाग से कहिएगा कि बेटा अब हम अंतिम बार पढ़ रहे हैं। अब ये मत कहो कि ये कैसे वो कैसे, सीखते चलो, ये अंतिम है, सीखते चले। पहला सीखा हमने जो नजदीक होता है वो विपरीत नहीं होता है। दूसरा सीखा दो लोग कॉमन है तो बचे हुए दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसी को कहते हैं कि सीख रहे हम लोग। अब आर्ग्यूमेंट का सवाल नहीं होगा कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, सब कुछ क्यों नहीं है। केवल एक ही चीज है कि ऐसा होता है तो होता है। इसी के आधार पर सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी आंसर निकाल रहे हैं। एक और प्रश्न ट्राई करिए लाल लालियो, एक और प्रश्न ट्राई करिए। दिए गए पासे के चित्र में, दिए गए पासे के चित्र में ACFCFD ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? बहुत ही बढ़िया। ए के विपरीत हम कहेंगे ऑब्वियसली ए के विपरीत केवल और केवल एक सिंपल सा नियम कहता है कि सी और एफ कॉमन है तो बचे हुए दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। हमारा दूसरा नियम मुझे उम्मीद है कि सबको क्लियर हो चुका होगा कि यदि पासे के दो चित्रों में दो लोग कॉमन हैं तो बचे हुए दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आइए ब्रह्मास्त्र सिखा रहा हूं मैं पासे का। ब्रह्मास्त्र मतलब आज तक इस दुनिया में, इस पूरी की पूरी ऑफलाइन और ऑनलाइन दुनिया में कोई ऐसा सवाल पासे का नहीं बना पाया जो हमारे ब्रह्मास्त्र से बच जाए। और यदि कोई ऐसा सवाल लेकर आया तो उसका एक ही कारण होगा कि वो सवाल गलत होगा और इसीलिए वो ब्रह्मास्त्र काम नहीं कर रहा होगा। आइए देखते हैं तीसरा नियम जिसे नाम दिया है मैंने रोटेशनल रूल, जिसको नाम दिया है रोटेशनल रूल, जिसे नाम दिया जाता है घूर्णन का नियम, जिसे नाम दिया है मैंने घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल। कोई भी पासे का सवाल आ जाए, दिमाग में कोई नियम ना आ रहा हो तो इस नियम को लगाने की कोशिश करिए। 99% गारंटी है कि आंसर आ जाएगा यदि वहां दूसरा नियम ना लग रहा हो, क्योंकि दूसरे नियम में यह चीज लागू नहीं होती है। ये केवल और केवल तीसरे नियम की हम जो बात कर रहे हैं, जहां दो लोग कॉमन नहीं होते हैं, वहां पर यह नियम लागू होगा। ध्यानपूर्वक सुनना लाल लालियो, रिपीट कर रहा हूं मैं। हमने सुना पासा दो प्रकार का, मानक पासा, विपरीत का जोड़ हमेशा 7 होता है। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, जीवन इतना ही है। साधारण पासा, नजदीक का जोड़ 7 दिखेगा, उसमें कभी भी परीक्षक आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि कौन किसके विपरीत है। और इसके लिए हम 3 नियम पढ़ रहे हैं। पहला नियम पढ़ा निकटतम एडजेसेंट रूल, जो नजदीक होता है वो विपरीत होगा भी नहीं। दूसरा नियम, अगर दो लोग कॉमन है तो बचे हुए दोनों अपोजिट ही होते हैं। तीसरा नियम रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम। नियम सुन लीजिए ध्यान से। यदि पासे के दो चित्रों में, यदि पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन हो, केवल एक संख्या कॉमन हो, तो उस कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में घूमिए दोनों पासे के चित्र में। यदि पासे के दो चित्रों में केवल एक संख्या कॉमन हो, केवल एक संख्या कॉमन हो, तो उस कॉमन संख्या के साथ घड़ी की दिशा में घूमिए दोनों चित्रों में, दोनों चित्रों में घड़ी की दिशा में घूमिए कॉमन संख्या के साथ। If only one number is common in the two diagram of dice, then move clockwise in the both diagram with the common number. आइए जरा लाल लालियो गौर करिएगा, अद्भुत सा नियम है। इस ब्रह्मांड में बनाया गया पासे पर सबसे खूबसूरत नियम है। इससे ज्यादा बेहतरीन नियम पासे में कोई भी नहीं हो सकता है। 2 3 5 5 4 6,
5 4 6। हमसे पूछा जा रहा है दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। हमसे पूछा गया है अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस है। नियम कहता है कि यदि पासे के दो चित्रों में एक संख्या कॉमन हो, तो आपको दिख रहा होगा मेरे लाल लालियों कि इस दोनों चित्र में सर 5 कॉमन हैं, दोनों में 5 कॉमन है। जहां 5 होगा दोनों में, वहीं से घड़ी की दिशा में घूमिए। इस पृथ्वी पर घड़ियां जिस दिशा में अपने कांटे को घुमाती है, उसी दिशा में घड़ी के कांटे की दिशा में घूमना है। हम इसी के रूप में यहां पर भी घूमेंगे। लिखेंगे पहली मुलाकात 5 से हुई, फिर मुलाकात 3 से हुई, फिर मुलाकात 2 से हुई। यहां लिखेंगे 5 से मुलाकात, फिर 4 से मुलाकात, फिर 6 से हुई। इसका केवल नियम के रूप में यूज किया गया, इसका कोई महत्व नहीं है। पर संख्या के नीचे जो संख्या लिखी है वो आपको बता रही है कि इस दिए गए चित्र में कौन किसके विपरीत होगा। इस दिए गए चित्र में 3 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा। घबराना नहीं है। इतने सवाल हल कराऊंगा मैं तुमसे अभी कि यह नियम तुम्हें सबसे सिंपल नियम लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉमन से चलना है, कॉमन संख्या से चलना है, दोनों में घड़ी की दिशा में चलना है जहां कॉमन होगा। तो 5 से कॉमन चलते जाइए, 5 3 2 लिख दीजिए, 5 3 2, फिर लिखे 5 4 6 और इसको हटा दीजिए। बाकी नंबर के नीचे जो नंबर है वो विपरीत को दर्शा रहा है। आइए अभी मैं एक और बार हल करके दिखा दे रहा हूं, अभी घबराना नहीं, अभी एक बार और हल करूंगा मैं और फिर आप ट्राई करिएगा। ACF FBD आपसे पूछा गया है कि अक्षर ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। हमें पता है कि इन दोनों ही चित्रों में कॉमन अक्षर कोई और नहीं एफ है। तो एफ से कॉमन, एफ से क्लॉकवाइज चलिए, FCA और FDB। हमें पता चल गया कि इस दिए गए चित्र में ए के विपरीत बी होगा और सी के विपरीत डी होगा। क्यों कहता हूं मैं इसे ब्रह्मास्त्र? इसलिए ब्रह्मास्त्र कहता हूं कि यह नियम केवल उत्तर नहीं देगा बल्कि तुम्हें बताएगा कि ये जो गरीब चित्र बना हुआ है इसमें कौन किसके विपरीत है। मेरे लाल लालियों, सी के विपरीत डी हो गया, 6 अक्षर हैं। सी के विपरीत डी हो गया, ए के विपरीत बी हो गया, तो ऑब्वियसली ई के विपरीत एफ ही तो आएगा। क्योंकि अब जब 2 जोड़ियां पता चल गई, दिमाग पर जोर डालिए, ये जोड़ी पता चल गई, ये जोड़ी पता चल गई, तो जो 2 बच गए होंगे वो भी तो एक दूसरे के विपरीत ही होंगे। इसमें सोचने की जरूरत क्या है। तो तय हो गया लाल लालियों कि सी के विपरीत डी होगा, ए के विपरीत बी होगा, तो ई के विपरीत एफ होगा। पूछने दो उस गरीब को कुछ भी, तुम हर सवाल का जवाब दे सकते हो। ब्रह्मास्त्र है ये, केवल उत्तर नहीं देता है, सारे राज खोल देता है जो पासे के अंदर छिपे होंगे। अब आप लोग ट्राई करिएगा, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, अभी एक और प्रश्न ट्राई करेंगे। अभी हम इतने प्रश्न हल कर लेंगे कि कमरे पर बाद में कोई प्रैक्टिस की जरूरत ना पड़े। 1 4 6 3 5 3 5 4 आपसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। आपसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तेजी से आंसर देते हुए आगे बढ़िए। बहुत अद्भुत अद्भुत, सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब भागना नहीं है, अब लड़ाई करनी है, ये अंतिम प्रहार करना है सी सेट पर, क्योंकि इस बार यूपीएससी को हम पूरी तरह से निकाल कर ही दम लेंगे। तो आइए देखते हैं, दोनों में कॉमन है 4, 4 से क्लॉकवाइज 4 1 6, 4 से क्लॉकवाइज 4 5 3, 1 के विपरीत 5 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा। पूछे गए प्रश्न का आंसर 3 होगा। पूछे गए प्रश्न का आंसर 3 होगा। अब मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, राज की बात जो केवल मास्टर लोगों के पास होती है।
साधारण लोगों के पास वो बात नहीं मिलेगी। कहां कौन सा नियम लगाना है, अगर ये पता चल जाए कि कोई भी नियम कहां कैसे लगाया जाता है, तो यकीन मानिए आपके लिए पासे के प्रश्न बाएं हाथ का खेल होगा। और किसी भी बच्चे से आप डायरेक्टली कहेंगे कि पूछो कौन सा पासे का सवाल हल करके दिखाना है। इधर ध्यान देना लाल लालियो, मैंने आपको बताया कि 3 नियम होते हैं। एक होता है एडजेसेंट का रूल, मैंने आपको बताया कि एक होता है निकटतम का नियम, एक होता है निकटतम का नियम, दूसरा होता है कॉमन रूल, कॉमन रूल, एक होता है उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम, और तीसरा होता है रोटेशनल रूल, तीसरा होता है रोटेशनल रूल, उभयनिष्ठ घूर्णन का नियम, घूर्णन का नियम। ये 3 नियम होते हैं। कहां कौन सा नियम लगाना है बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। दूसरा नियम तो केवल तभी लगाना जब दो संख्याएं, दो नंबर, दो संख्याएं कॉमन हो, दो संख्याएं कॉमन हो। पहला नियम तब लगाना जब एक संख्या कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो और परीक्षक एग्जामिनर उसी कॉमन संख्या के विपरीत पूछे, उसी कॉमन संख्या के विपरीत पूछे, विपरीत पूछे मेरे लाल लालियों। इधर प्रश्न पर गौर करना। जैसे मान लीजिए कि केवल एक संख्या कॉमन है, 2 3 5, 5 4 6, 5 के ही विपरीत पूछे कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। कॉमन एक ही 5 है और वही 5 के विपरीत, कॉमन के विपरीत अगर परीक्षक पूछ रहा है, जो संख्या कॉमन के विपरीत पूछी जा रही है, यदि प्रश्न कॉमन के विपरीत वाला है, पहले नियम के अलावा कोई नियम मत लगाना, सीधा उत्तर आ जाएगा। हम कहेंगे कि 5 के विपरीत 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो 5 के विपरीत 1 ही होगा। तो दूसरा नियम तब लगाना है जब दो लोग कॉमन हो, पहला नियम तब लगाना है जब एक नंबर कॉमन हो और कॉमन के विपरीत पूछे। तो तीसरा नियम कब लगाना है? तीसरा नियम लगाना है यदि तीसरा नियम एक संख्या कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो, एक संख्या कॉमन हो और अनकॉमन के विपरीत पूछा जाए, अनकॉमन के विपरीत पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल लाल लालियों, मैं आपको फिर समझा देना चाहता हूं, पहला और तीसरा नियम थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, लेकिन जीवन सरल होगा अगर समझ गए तो। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। यदि परीक्षक 3 के विपरीत पूछे, 3 के विपरीत पूछे तो कॉमन के विपरीत पूछ रहा है, पहला नियम लगा देना। यदि परीक्षक 5 के विपरीत पूछे, परीक्षक 1 के विपरीत पूछे, परीक्षक 4 के 6 के विपरीत पूछे, तो तीसरा नियम लगा देना, तीसरा नियम लगा देना। एक बार तेजी से कमेंट्स करना, क्या मेरे लाल लाली ये समझ पाए हैं कि पहला नियम कब लगेगा, दूसरा नियम कब लगेगा, तीसरा नियम कब लगेगा? क्योंकि जिसको नियम पता चल गए कि कौन से कब लगाने हैं, अब उसके लिए प्रश्न केवल देखने की देरी है। पहला नियम तब लगाना है जब एक नंबर कॉमन हो और कॉमन के विपरीत पूछे। दूसरा नियम तब लगाना है जब दो संख्याएं कॉमन हो। तीसरा नियम तब लगाना है जब एक नंबर कॉमन हो और कॉमन के अलावा किसी के विपरीत पूछे। 5 प्रश्न दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। 5 प्रश्नों के लिए ज्यादा ज्यादा 2 मिनट का टाइम होगा। 5 प्रश्न हल करके दिखा देना, फिर कुछ हाई और टिपिकल सवाल दिखाऊंगा पासे में, और ओपन डाइस पर आ जाएंगे हम लोग। आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। हम जब भी क्लास लेंगे तो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, कितना भी लगे, टॉपिक कंप्लीट होगा। 7 ही कक्षाएं लेने वाला हूं मैं रीजनिंग में।
इसलिए 7 कक्षाएं ऐसी होगी कि पूरे 7 टॉपिक 8 टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए। इधर ध्यान देना, लाल लालियो, मेरे साथ बनाते चलिएगा। आपको प्रश्न के जवाब देने हैं। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, अगर परीक्षक तुम्हें ज्यादा पासे का चित्र दे दे, 2 की जगह 3 3 4 4 चित्र दे दे, तो जीवन समझना और भी सरल है। अगर परीक्षक तुम्हें ज्यादा चित्र दे दे तो और भी जीवन सरल है। समझ जाना कि परीक्षक के घर में विवाह हो रहा था और इसलिए वो खुश था और सवाल घटिया बना दिया। ACF BDA 135543 ट्राइंगल बॉक्स परसेंटेज प्लस ट्राइंगल 1 3 5 5 3 4 4 3 2। चार 6 2 3 5 6। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है और आप कोशिश करिएगा कि यह भी बताते चलना कि किसकी मदद से आप उत्तर निकाल रहे हैं। एफ के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? 4 के विपरीत 4 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? प्लस के अपोजिट, प्लस के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? प्लस के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? दो के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? और आखिरी प्रश्न है, 3 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? तीन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? इस पर गौर करते चलिए और आंसर देते चलिए तेजी से। अंतिम लड़ाई है ये, अंतिम प्रयास है ये और अंतिम प्रहार है ये सीसेट पर। क्योंकि सीसेट से डर बहुत हुआ, अब सामना करना होगा। सीसेट से हमें लड़ना होगा, सीसेट को हमें पढ़ना होगा। एक साथ आंसर दीजिए, एक साथ आंसर दीजिए। पहले का 2, तीसरे का सी, ऐसे आंसर दीजिए एक साथ। पांचों प्रश्न के आंसर दीजिए गरीबों जैसे। पहले का 2, फिर 2 मिनट के बाद तीसरे का 4, ऐसे मत दीजिए। अब थोड़ा एटीट्यूड लाइए कलेक्टर वाला। वीडियो डिलीट तो नहीं होगा ना? भविष्य की कोई गारंटी नहीं। वर्तमान में जीवन जीने की आदत डालिए। आज पढ़ लेते हैं, आज सीख लेते हैं, वीडियो के डिलीट होने का गम नहीं रहे। पूरी ताकत से आज ही खत्म करेंगे हम पासे को। कोई पासे में दुख ना रहे इसके बाद। 7 दिन और 8 टॉपिक खत्म होंगे रीजनिंग के। 7 दिन और 8 टॉपिक। आप लोग तैयार रहिएगा।
आइए तेजी से देखते हैं लाल लालियो, बहुत ज्यादा समय नहीं है, केवल 2 मिनट में सभी सवालों के जवाब। एफ के विपरीत, एफ के विपरीत कॉमन ए है, ब्रह्मास्त्र लगा दीजिए और लिखिए एएफसी एडीबी, एएफसी एडीबी, और उत्तर आ जाएगा पहले में कि एफ के विपरीत अक्षर डी ही होगा। 4 के विपरीत कॉमन दिख रहा है 3 और 5, 3 और 5 लगा दीजिए। 4 के विपरीत एक दूसरा नियम। प्लस के विपरीत दिख रहे हैं कॉमन परसेंटेज ट्रायंगल, परसेंटेज ट्रायंगल प्लस के विपरीत बॉक्स ही होगा। 2 के विपरीत घबराओ नहीं, जब बहुत से चित्र हो तो 2 के विपरीत निकालना है। पहले 2 के नजदीक 3 और 4 देखो कहीं कॉमन है क्या, दूसरा नियम लगाने की कोशिश किया करो पहले, जल्दी उत्तर आता है, जल्दी उत्तर आता है। 3 और 4 कहीं कॉमन है, 3 और 4, 3 और 4 दिख गया, 3 और 4, 3 और 4 कॉमन है, तो 2 के विपरीत 5 ही होगा। 2 के विपरीत 5 ही होगा, 2 के अपोजिट 5 ही रहेगा। यदि आपको दूसरा नियम नहीं लगाना है, ब्रह्मास्त्र लगाना है, तो इन दोनों का यूज कर लो। हमें कोई भी 2 चित्र चलेंगे जो उत्तर दे दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है तो इसी से उत्तर दे दो, उसका तनाव मत लो। एग्जामिनर 4 की जगह 10 डायग्राम दे दे तो हमें 10 की थोड़ी जरूरत है, हमें तो 2 डायग्राम चाहिए जो उत्तर दे दे। लाल लालियो मुझे बताना, इस वाले प्रश्न का आंसर क्या लिखा आपने, इस वाले प्रश्न का आंसर क्या लिखा? 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत, 3 के विपरीत 3 के अपोजिट क्या आएगा? 3 के अपोजिट, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी लाल लाली, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा। जरा इस चित्र पर गौर फरमाना, इस चित्र में नजदीक का जोड़ देख लो, किसी भी पासे में, किसी भी पासे में नजदीक का जोड़ 7 नहीं है। जैसे यहां 3 और 4 7 था, यहां पर आप हर जगह देख सकते हैं कहीं ना कहीं जोड़ 3 और 4 7 था, लेकिन इस नंबर वाले पासे में जोड़ कहीं भी 7 नहीं आ रहा है। यदि जोड़ 7 नहीं आ रहा है तो मेरे लाल लालियों ये मानक पासा है, ये मानक पासा है। मानक पासे में कोई नियम नहीं लगते हैं, मानक पासे में तो बातें तय होती हैं कि कौन किसके विपरीत होगा। मानक पासे में कंफर्म है कि 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 होगा, तो उत्तर आएगा कि 3 के विपरीत 4 ही रहेगा। आंसर आएगा कि 3 के अपोजिट 4 ही रहेगा। इस प्रश्न का आंसर 4 आएगा। क्यों? क्योंकि यह एक मानक पासा है। साधारण पासे में नजदीक का जोड़ 7 होता था, यहां नजदीक का जोड़ कहीं भी 7 नहीं है, इसलिए यह साधारण पासा मानने की भूल मत करना। यह मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है, और स्टैंडर्डाइज में कोई नियम नहीं होता है, उसकी परिभाषा में आंसर छिपे हैं कि मानक पासे में विपरीत सतहों की संख्याओं का योग 7 होता है, इसलिए स्टैंडर्डाइज में 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 होगा। पर अब मैं कुछ कठिन सवाल दिखा रहा हूं, क्योंकि अंतिम वार है, अंतिम प्रहार है, इसलिए कठिन से कठिन सवाल को भी एक नजर देख लेंगे। समझ में नहीं आए तो इसको वापस देखना वीडियो को, पर ये अंतिम कठिन सवाल को भी देख लेना है। आजकल ये एग्जामिनर बदमाशी करते हुए विपरीत नहीं पूछता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि इस पृथ्वी के मास्टरों ने कुछ ऐसे नियम निकाल दिए हैं जिसमें विपरीत वाले सवाल घटिया और रद्दी हो जाते हैं। तो आजकल ये परीक्षक क्या करने लगा है? आजकल ये परीक्षक अब हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछने लगा है, कुछ ऐसे प्रश्न हमसे पूछने लगा है जहां पर वह नजदीक का पूछने लग जाता है कि नजदीक में क्या होगा। आइए जरा ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा लाल लालियों। अगर वो परीक्षक यहां पूछे कि नजदीक में क्या होगा, नजदीक में, इधर ध्यान देना, पहला प्रश्न मैं हल करके दिखा रहा हूं और आपसे ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि इस 4 वाले नजदीक वाली सतह पर, विपरीत नहीं,
विपरीत नहीं, निकटतम एडजेसेंट वाली सरफेस पर क्या नंबर आएंगे, कौन से नंबर आएंगे, हमसे परीक्षक पूछने जा रहा है। तो मान लीजिए कि हमसे परीक्षक ने पूछा है कि 1 और 2, 3 और 1, 5 और 1, 2 और 5, मान लेते हैं कि ऐसे ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। इधर ध्यान देना लाला लियो, सिखा रहा हूं, मजा आएगा, सच में मजा आएगा, बस थोड़ा सा मुझ पर ज्यादा ध्यान देना आज। इधर गौर करिएगा, मैं पहले प्रश्न बता दे रहा हूं। परीक्षक कह रहा है कि हमने एक पासे के 3 चित्र आपको दिए हैं, तीसरे चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्याएं आएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको दे सकता है तो वो दे सकता है तीसरा नियम, क्योंकि तीसरे नियम से हमें पता चल जाएगा कि कौन किसके विपरीत है। तो मैंने ब्रह्मास्त्र लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने? ब्रह्मास्त्र लगा दिया। और ब्रह्मास्त्र के अनुसार 3 1 6, 3 4 5, हमने कहा कि 1 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 5, तो 3 के विपरीत 2 ही होगा। मुझे पता चल गया कि कौन किसके विपरीत है। मैंने तीसरा नियम लगाकर ये जान लिया कि कौन किसके विपरीत है, लेकिन अभी उत्तर नहीं आया है, क्योंकि परीक्षक ने मुझसे इस बार विपरीत नहीं पूछा था। परीक्षक तो मुझसे पूछ रहा है कि इस नजदीक वाली सतह पर जो 4 के निकटतम वाली सतह है कौन आएगा। अगर वो गरीब मुझसे पूछता कि 4 के विपरीत क्या आएगा, तो मैं उसे बता देता कि 4 के विपरीत 1 आएगा, पर वो गरीब मुझसे पूछ रहा है कि यहां पर क्या आएगा। तो पहले तो मैंने ब्रह्मास्त्र लगा दिया। अभी मेरा पहला नियम जरा याद करिए सभी लोग। पहला नियम क्या था लालियो? पहला नियम क्या था? पहला नियम ये कहता था, ध्यान से सुनना, पहला नियम क्या कहता है? जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। इसका मतलब एडजेसेंट वाले जो नंबर है वो अपोजिट में नहीं आ सकते। तो जो अपोजिट में है क्या वो एडजेसेंट आ सकता है? जो विपरीत में संख्या है क्या वो निकटतम लिखी जा सकती है? नहीं ना, क्योंकि जो संख्या विपरीत में है मेरे लालियों, जो संख्या अपोजिट में है वो नजदीक में कैसे हो सकती है? क्योंकि एक नंबर एक ही बार यूज कर लिया गया, ऊपर कोई संख्या के विपरीत नीचे कोई नंबर लिख दिया गया, तो वो निकटतम तो आ ही नहीं सकता है। मुझे नहीं पता कि यहां क्या आएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 4 के विपरीत वाली ये जो संख्या 1 है वो 1 यहां और यहां पर नहीं आ सकती। 4 के विपरीत वाली संख्या उसके निकटतम नहीं आ सकती। 4 के अपोजिट वाला नंबर उसके निकटतम नहीं आ सकता है। पहले ऑप्शन में भी, दूसरे ऑप्शन में भी, तीसरे ऑप्शन में भी वो चिल्ला कर कह रहा है कि 1 आएगा। मैंने कहा 1 आ ही नहीं सकता है और 1 नहीं आ सकता है, तो इस प्रश्न का आंसर केवल ऑप्शन डी हो सकता है। एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि यह कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। अभी हम 1-2 सवाल हल करेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब तो हम लड़ेंगे और पढ़ेंगे, अंतिम प्रहार करेंगे कि देखे तो सही आखिर इस सीसेट में कितनी जान बाकी है जो हमसे लड़ सके। इसे भी तो जरा देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है लालियो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जो नजदीक होगा वह कभी विपरीत नहीं हो सकता है, तो जो विपरीत होगा वो भी तो नजदीक नहीं आ सकता है। 4 के विपरीत 1 था, वो 1 यहां तो नहीं आ सकता है। इस ऑप्शन में भी 1 दिया, इस ऑप्शन में भी 1 दिया, इस ऑप्शन में भी 1 दिया। हमने कहा ये 3 ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1 नहीं आ सकता है, तो आंसर डी ही आएगा। इसमें हम कहेंगे कि इस प्रश्न का आंसर केवल और केवल डी ही हो सकता है। एक सवाल की डिमांड हम पूरी कर रहे हैं, इधर ध्यान देना। अभी फिर हम हल कर रहे हैं। परीक्षक ने आपको 3 चित्र दिए हैं, एग्जामिनर ने आपको 3 डायग्राम दिए हैं। परीक्षक कह रहा है कि फिर से आपको 3 चित्र दिए गए हैं।
A C F B D क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आ सकते हैं, कौन से अक्षर आ सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर? C और B, A और C, E और C, B और E, B और E। कौन से अक्षर आ सकते हैं लाल लालियो, कौन से अक्षर आ सकते हैं? हमसे पूछा गया है कौन से अक्षर आ सकते हैं इस जगह पर। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। मैं हट रहा हूं। हमें पहले ब्रह्मास्त्र लगाना है, हमें पहले जान लेना है कि कौन किसके विपरीत है। तो दोनों में कॉमन है FCA, दोनों में कॉमन है तो FDB। हमें पता चला कि C के विपरीत D आएगा, A के विपरीत B आएगा, F के विपरीत E आएगा। मुझे नहीं पता कि यहां क्या आएगा, लेकिन मेरा दावा है कि D के विपरीत वाला अक्षर C यहां नहीं आ सकता, क्योंकि वो विपरीत बैठा है कहीं नीचे। तो यहां C तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और इन तीन ऑप्शनों में C था, तो आंसर केवल और केवल होगा B और E। नियम कहता है कि जो नजदीक होते हैं वो विपरीत नहीं हो सकते, तो जो विपरीत अक्षर आएंगे, जो भी विपरीत अक्षर आता होगा, क्या वो नजदीक आ जाएगा? सबसे टिपिकल सवाल यदि परीक्षक को बनाना है तो वो यही होता है। जंग जीत ली लाल लालियो हमने आज, सच में बता रहे हैं, क्योंकि इस टिपिकल सवाल को पार करने का मतलब हुआ कि बाकी सब तो बकवास है। फिर अब आते हैं पासे का, बस अंतिम पड़ाव बचा है 10 मिनट का, और ये चैप्टर सदा सदा के लिए दयन कर दीजिएगा। ओपन डाइस खुला पासा, ओपन डाइस खुला पासे का प्रश्न। ओपन डाइस खुला पासा क्या होता है? पासे की 6 सतह को, पासे की 6 सरफेस को परीक्षक ओपन करके दिखाता है। सरफेस 6 को ओपन करके दिखाता है अलग अलग डिजाइन में, और वो कहता है कि कौन किसके विपरीत होगा। तो मेरे लाल लालियों, मेरे साथ पहले चित्र देख लीजिए कि खुले पासे के चित्र क्या क्या बन सकते हैं। जैसे खुले पासे के चित्र की यदि मैं बात करूं, खुले पासे के चित्र की यदि मैं बात करूं, तो यह सबसे पहला कॉमन चित्र है जो खुले पासे का बनाया जाता है। यह दूसरा कॉमन चित्र है जो खुले पासे में प्रस्तुत किया जा सकता है, और परीक्षक 6 सतहों पर कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। उस एग्जामिनर का मूड है कि वो प्लस, ट्राइंगल, स्क्वायर, परसेंटेज, डिवाइड, जितना चाहे वो कुछ भी लिख दे, नॉट इक्वल, इक्वल, ऐसा वो कुछ भी लिख सकता है। ये पहले खुले पासे के 3 चित्र दिखा रहा हूं मैं, और रद्दी सवाल है, यकीन मानना घटिया सवाल है। मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न पूछना स्नातक किए हुए विद्यार्थी की मानसिकता को कमजोर आंकना है। घटिया और रद्दी सवाल है। आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या होगा, ऐसे प्रश्नों को हल करने की तरकीब क्या होगी। ध्यानपूर्वक सुनना। किसी भी खुले पासे में विपरीत सतहें हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती है। इन द ओपन डाइस अपोजिट सरफेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्ट्रेट लाइन, ईदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बट ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्ट्रेट लाइन। किसी भी खुले पासे में विपरीत सतह हमेशा सरल रेखा में विद्यमान होती है, एक बॉक्स के गैप पर। किसी भी खुले पासे में विपरीत सतह एक सरल रेखा में विद्यमान होती है, एक बॉक्स के गैप पर, एक डब्बे के अंतराल पर, एक बॉक्स के अंतराल पर। लाल लालियों बहुत जीवन सरल है।
सरल चलना, स्ट्रेट लाइन चलना। सीधा उत्तर पता चल गया कि दिए गए चित्र में ए के विपरीत ई होगा, सी के विपरीत एफ होगा और बी के अपोजिट डी होगा। बी के अपोजिट डी होगा, ए के विपरीत ई होगा, सी के अपोजिट एफ होगा, बी के अपोजिट डी होगा। बस सरल रेखा में चलना और एक डब्बे का गैप करना, एक बॉक्स का गैप करना, एक बॉक्स का, अक्षर का गैप नहीं, एक बॉक्स का गैप। जैसे इस प्रश्न में देखना, एक के विपरीत 3 आएगा, 4 के विपरीत 6 आएगा और अगर 2 जोड़ियां पता चल गई तो बची हुई जोड़ी सोचना ही नहीं, वो एक दूसरे के विपरीत ही होगी, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि अगर 2 जोड़ियां एक दूसरे के विपरीत आ गई तो बची हुई तो हमेशा एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो किसी भी खुले पासे में एक सरल रेखा में विपरीत सतहें विद्यमान होती है, एक बॉक्स के गैप पर, एक बॉक्स के अंतराल पर। और अंतिम प्रश्न पर आइए, यहां पर भी डायरेक्टली ट्राइंगल के अपोजिट होगा परसेंटेज वाली सतह, बॉक्स के अपोजिट होगी नॉट इक्वल वाली सतह और बची हुई दोनों प्लस के अपोजिट होगी इक्वल वाली सतह। उस गरीब को पूछने दीजिए, हमारा नियम अप्लाई करना, किसी भी खुले पासे में सरल रेखा में विपरीत सतहें विद्यमान होती हैं, एक बॉक्स के अंतराल पर, एक बॉक्स के गैप पर। अफरोज अहमद कह रहा है कि मास्टर ने आज पहली बार कहा कि जीवन नहीं, जीवन सरल है। वास्तविक रूप में जीवन सरल है, उसे कठिन केवल हम तब बना लेते हैं जब हम उलझन में फंस जाते हैं, और अगर वो उलझने खत्म है तो जीवन सबसे सरल है। वापिस आते हैं जीवन पर, बस 3 और चित्र और विदाई इस चैप्टर के। 3 चित्र और दे रहा हूं मैं और उसी नियम के आधार पर इस चैप्टर की विदाई भी कर लेंगे। आपको अब इस चैप्टर में कोई भी प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत दुख लगता हो तो चैप्टर के वीडियो को, इसी वीडियो को एक बार फिर लगा लेना, इससे ज्यादा और पासे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें इससे ज्यादा पासे में और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि या तो अब इस पढ़ी हुई चीज से उत्तर निकल आएगा या फिर दुख जैसे थे वैसे बने रहेंगे। 1 2 3 4 5 प्लस इक्वल डॉलर परसेंटेज, 1 2 3 4 5 प्लस, ये कुछ भी कर सकता है, एग्जामिनर पर डिपेंड है कि वह क्या देना चाहता है। एग्जामिनर कुछ भी यूज कर सकता है, ABCD कुछ भी यूज कर सकता है। हमसे पूछा जा रहा है खुला पासा, ये सब कुछ 6 सतहें ही हैं, ये 6 सरफेस ही है, भले ही देखने में कुछ भी लगे लेकिन ये पूरी 6 सतह ही है, 6 सरफेस है ये। 6 पासे की सतहों को काट कर डिजाइन बनाई गई है। तो सबसे पहले चित्र पर आ रहा हूं मैं, 1 के विपरीत 5 होगा, सोचना ही नहीं है, एक बॉक्स के गैप पर। 2 के विपरीत 4 होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, बस यही समझना है मेरे लाल लालियों, 3 के अपोजिट। तो ध्यान से सुनना, 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6 नहीं है। 6वीं सरफेस देखना कैसी थी, इसे मैं मोड़ रहा हूं, इसे पूरे कागज का ये मान लो, इमेजिन करना कि ये कागज का बना हुआ है, तो मैंने इसको फोल्ड किया तो ये ट्राइंगल यहां पर आया, ट्राइंगल को मैंने दबा दिया 3 के ऊपर, फिर मैंने इस कागज को फोल्ड किया और इस ट्राइंगल को मैंने इमेजिन करिए दबा दिया, इसको भी फोल्ड किया, जैसे कि एक कागज के इस तरीके की डिजाइन को हमने जमा कर लिया। अगर बचपन सामान्य गुजरा होगा तो पुराने टाइम में पोस्ट ऑफिस में एक लिफाफे वाला पोस्ट कार्ड आता था, लिफाफे वाला, वो ऐसा ही पोस्ट कार्ड है। तो मैंने इसको जमा किया, तो आप अगर इमेजिन कर पा रहे हैं तो 3 के विपरीत एक विशेष प्रकार की सतह बन रही है, ऐसी डिजाइन वाली, जिसमें ऊपर में प्लस का था, इस साइड में यहां पर डॉलर का चिन्ह था, यहां पर इक्वल का चिन्ह था और यहां पर परसेंटेज का चिन्ह था।
आप अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये ट्राइंगल आपको यहां दिखाई देगा, ये वाला ट्राइंगल यहां दिखाई देगा, ये वाला ट्राइंगल आपको यहां दिखाई देगा, ये वाला ट्राइंगल, इसी सीक्वेंस में रिपीट कर रहा हूं मैं। ज्यादा तनाव मत लीजिए, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हूं ना, एक ही चीज। 1 के विपरीत 5 ये तो सबको पता है, 2 के विपरीत 4 इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेंटर वाले के अपोजिट ये चारों चीज आएगी, सेंटर वाले के अपोजिट चारों चीज आएगी। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी 1 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 4 है, और इस बार 3 के विपरीत ऐसा चित्र होगा मेरे लाल लालियों। 3 के विपरीत इसको फोल्ड करके रखोगे तो ये छोटा सा टुकड़ा यहां पर आएगा, इसके फोल्ड करोगे तो ऊपर 3 के ऊपर ये ट्राइंगल यहां सेट होगा, ये सर्कल यहां सेट होगा, ये प्लस यहां सेट होगा। तो यदि हम बात करें तो प्लस, डॉलर, ट्राइंगल और ये सर्कल 3 के विपरीत पूरी चारों चीजें जुड़कर एक सतह बनाएगी। परीक्षक ने उस 6वीं सतह के यहाँ ट्राइंगल रूपी 4 टुकड़े किए थे, या छोटे छोटे वर्ग के रूप में भी 4 टुकड़े किए गए थे। चारों को जोड़ दीजिए तो एक पूरी सतह बन जाएगी जो 3 के विपरीत होगी। 3 के विपरीत होगी। अगर आप इमेजिनेशन कर पा रहे हैं तो बहुत बहुत सिंपल सी बात है। 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4 और सेंट्रल के अपोजिट ये चारों। इस पर गौर करना, आखिरी वाला चित्र थोड़ा कठिन है। 1 के विपरीत 3 होगा लाल लालियों, 2 के विपरीत 4 होगा, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं, तो यहां पर ए साइड का जो आधा हिस्सा है ना, आधा ये ऐसा लटक रहा होगा इधर। इस 3 को फोल्ड करिए तो ये बी आधा लटक रहा होगा। तो इन आधे लटकने वाले को इमेजिन करना कि ये ऊपर यहां 1 है, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 3 आ गया। तो ये जो आधा लटक रहा है ए यहां पर आएगा और आधा लटकने वाला बी यहां पर आएगा। इन दोनों को आप यदि जोड़ देंगे तो इस जगह पर एक सतह बन जाएगी। कुछ गंदे मास्टरों ने यहां गंदगी करके रख दी है, बस सिंपल सा इमेजिनेशन कर रहा हूं। ये आधी आधी सतह है मेरे लाल लालियों, ये आधी आधी सतह है, ये आधी आधी सतह है। जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ये आधी आधी सतह जुड़ जाएगी और एक कंप्लीट सतह बनाएगी, कंप्लीट सतह बनाएगी। ये आधी आधी सतह जुड़ जाएगी और एक कंप्लीट सतह बनाएगी, और ये दोनों सतहें एक दूसरे के विपरीत होगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी खुले पासे में यदि 2 जोड़ियां मिल जाएं तो बची हुई जोड़ी अपोजिट ही होती है। इस खुले पासे में लाल लालियों 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4 हैं। इधर वाली सतह के दोनों टुकड़े पूरी एक सतह बनाएंगे, क्योंकि आधे आधे टुकड़े हैं। इधर के दोनों जुड़कर एक सतह बनाएंगे, आधे आधे टुकड़े हैं, और यह एक दूसरे के विपरीत होंगे। खुले पासे में एक नजर देख लेते हैं। खुले पासे में हमेशा विपरीत सतह एक सरल रेखा में होते हैं, एक डब्बे के गैप पर। ए के अपोजिट ई, सी के अपोजिट एफ, बी के अपोजिट डी, 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, ट्राइंगल के अपोजिट परसेंट, स्क्वायर के अपोजिट नॉट इक्वल, प्लस के अपोजिट इक्वल। 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट चारों। 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट चारों। 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4। एक साइड के दोनों सतह एक कंप्लीट सरफेस बनाएंगे, क्योंकि आधी आधी सतह थी ये। गौर से देखो ना उसकी मोटाई, गौर से देखो उसकी मोटाई आधी है, यह आधी ही सतह है। पूरी सतह इतनी बड़ी है, ये पूरी सतह है, और ये आधी ही सतह है, ये भी आधी ही सतह है। तो ये आधी आधी जुड़ जाएगी और एक कंप्लीट सतह बनाएगी, ये आधी आधी जुड़ जाएगी, एक कंप्लीट सतह बनाएगी, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसमें यदि परीक्षक को एक बढ़िया सवाल बनाना है तो बस आखिरी सवाल की गुंजाइश। यदि इसमें परीक्षक को एक खूबसूरत सवाल बनाना है मेरे लाल लालियों, तो एक आखिरी सवाल की गुंजाइश कि आपसे परीक्षक कहेगा कि यदि इस खुले पासे को बंद किया जाए, यदि इस खुले पासे को बंद किया जाए तो कौन सा चित्र उस खुले पासे का चित्र माना जाएगा? इफ दिस ओपन डाइस इज क्लोज्ड, then which one diagram is exactly represented by this closed dice? One, 3, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 3, 5, 6,
कौन सा चित्र ऐसा है जो इसी का माना जाएगा कि इनमें से कौन सा चित्र ऐसा है इन चारों में जो इस खुले पासे का माना जाए, इस खुले पासे का वो चित्र माना जाए। हमारी ऐप पर जो क्लास सुबह चलती है, बहुत बढ़िया, सी आंसर कुछ लोगों को लग रहा है। मैं साइड हो जाता हूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम कहेंगे कि बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि 1 के अपोजिट होगा 5, 3 के अपोजिट होगा 6, 2 के अपोजिट होगा 4, और यदि अपोजिट है तो नजदीक नहीं होंगे, क्योंकि जो विपरीत होते हैं वो नजदीक थोड़ी होते हैं भाई। ये चित्र में तो 1 और 5 नजदीक है, जबकि इस चित्र में के अनुसार, इस चित्र के अनुसार यदि 1 ऊपर है तो 5 नीचे आना चाहिए था, क्योंकि वो विपरीत होना चाहिए था। ये तो नजदीक है, ये तो होगा ही नहीं। 3 के विपरीत 6 था तो 3 और 6 नजदीक नहीं आ सकते हैं। 2 और 4 विपरीत थे तो 2 और 4 नजदीक नहीं आ सकते हैं। तो यदि ये 3 चित्र नहीं हो सकते हैं तो यही इस पासे का सही चित्र होगा। हम बता सकते हैं कि जो भी संख्या विपरीत दिखाई जा रही है वो नजदीक नहीं दिखाई जा सकती। किसी भी खुले पासे के कोई भी संख्या को हम नजदीक नहीं दिखा सकते। अगर हम नजदीक दिखा रहे तो वो सही चित्र नहीं है, फिर हम उस चित्र को गलत मानकर अगले चित्र को चेक करेंगे। ऐसे प्रश्नों में हम ये नहीं बता सकते कि सही क्या है, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि गलत क्या है। तो लाल लालियों में एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, एक प्रश्न और कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, एक प्रश्न और कर लेते हैं। अंतिम प्रहार है ये, अंतिम प्रहार है, एक प्रश्न करने में कंजूसी नहीं करेंगे। एक प्रश्न फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा चित्र इसी खुले पासे का माना जाना चाहिए, कौन सा चित्र इसी ओपन डाइस का एज्यूम किया जाना चाहिए। ABC, DEF, CDE और BEF, कौन सा चित्र इसी खुले पासे का माना जाना चाहिए। अंतिम प्रहार है, बचत नहीं करेंगे हम कोई बचत नहीं करेंगे। और मैं कहूंगा कि जो भी लाल लाली डिसलाइक कर रहा है, जरूर कमेंट्स करिएगा कि डिसलाइक के लिए उनको ऐसी कौन सी कमी दिख गई। लाइक करने वालों का मनपूर्वक धन्यवाद, जिसके कारण हम लगातार पढ़ा रहे हैं। पर डिसलाइक करने वाले सोचिएगा, अपनी आत्मा से पूछेगा कि वो ऐसा कौन सा महान कर्तव्य और चाहते हैं जो इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा संपन्न हो, ताकि उनके अंदर का मनुष्य रूप जग जाए। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न में यदि हम हल करना चाहेंगे तो सिंपल सा है कि A के अपोजिट C, D के अपोजिट F और B के अपोजिट E होगा। तो हम कहेंगे कि A और C नजदीक नहीं हो सकता है, हम कहेंगे कि D और F नजदीक नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो विपरीत है, B और E नजदीक नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे कि आंसर फिर से आएगा C, आंसर आएगा फिर से C। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से हल करिएगा। आज का ये पहला टॉपिक रीजनिंग का पासा कंप्लीट होता है। कल हम लेंगे रैंकिंग वाले टॉपिक को और डायरेक्शन वाले टॉपिक को, यदि टाइम मिला तो, या पहले डायरेक्शन ले लेंगे फिर रैंकिंग लेंगे। 7 दिन रीजनिंग चलेगा। आप लोग पूरी ऊर्जाओं के साथ इन 7 दिनों की कक्षा को कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने टॉपिक मैं इन 7 दिनों में कवर करा दूंगा, मैक्सिमम सवाल आप बना लेंगे इन 7 दिनों की कक्षा में। सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मुलाकात होगी हमारी इसी चैनल पर
अप्रैल के करंट अफेयर के लिए, अप्रैल के करंट अफेयर के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल का जो करंट अफेयर है, अप्रैल महीना मंथ वाला जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही, बस उसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 एपिसोड आएंगे और वो एपिसोड या वो सीरीज खत्म हो जाएगी, जिसमें हमने मंथली करंट अफेयर कवर करा दिया होगा लगभग 19 महीनों का, 19 महीने